हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कंबशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेंगे कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने दहन के बारे में बात की थी कि दहन क्या प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो दहन क्या है? दहन वह प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन के साथ होती है। ठीक है, ऑक्सीजन इसके लिए आवश्यक है। और पदार्थ क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ कौन सा पदार्थ? कोई दहनशील पदार्थ। ठीक है, किसकी बात हो रही है? कोई दहनशील पदार्थ की बात हो रही है। पदार्थ के साथ क्या करता है? दहनशील पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, ऊष्मा प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो हीट लाइट यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, ये हमने देख लिया था। तो दहन के लिए क्या जरूरी है? देखो, ईंधन होना चाहिए। बिना ईंधन के दहन की प्रक्रिया नहीं होगी। और ईंधन को ही हम क्या कहते हैं? दहनशील पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन क्या होती है? बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। ठीक है, दहन की प्रक्रिया के लिए बिना ऑक्सीजन के दहन की प्रक्रिया नहीं हो सकती। ठीक है, इसको हमने एक्सप्लेन किया था एक एक्टिविटी से। देख लेते हैं। अच्छा, कुछ और बातें भी डिस्कस की थी कि जैसे जो दहनशील पदार्थ है उसे ईंधन यानी कि फ्यूल भी कहा जाता है। ठीक है, और हवा आवश्यक है। हवा क्यों कह रहे हैं हम? कहीं पर ऑक्सीजन कह रहे हैं, कहीं पर हवा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर दिया था कि एयर का 21% क्या होता है? ऑक्सीजन, जो इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? दहन के लिए। फिर हमने आवश्यकता की बात की थी कि क्यों ये आवश्यक होता है। इसको हमने इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट से समझ लिया। क्या समझा था हमने बच्चों? देखो, यहाँ पर लगाए गए हैं दो वुडन ब्लॉक्स, उसके ऊपर रखी गई है चिमनी। तो यहाँ से ऑक्सीजन जा सकती है, तो ऑक्सीजन इसको पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, जिससे कि ये कंटिन्यू बर्न कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से ये जो वुडन ब्लॉक्स हैं, जो लकड़ी के गुटके हैं, इन्हें हटा दिया गया है। तो जब यहाँ से इन्हें हटा दिया गया है तो ये धीरे धीरे बुझना शुरू होगी और क्या करने लगेगी? कंपन करने लगेगी, वाइब्रेट होने लगेगी। फिर हमने इसको ऊपर से भी कवर कर लिया है। तो हमें क्या पता चलता है कि अब ऑक्सीजन कहीं से भी नहीं जा सकती, जिससे कि क्या होगा? धीरे धीरे ये अपने आप ही बुझ जाएगी। ठीक है, चलो क्लियर है। फिर हमने दहन के उत्पाद के बारे में बात की थी। और लास्ट में हम पढ़ रहे थे कि दहनशील पदार्थ और गैर दहनशील पदार्थ क्या होते हैं। तो दहनशील पदार्थ जिनका दहन होता है, जिनका दहन किया जा सकता है हवा या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो जलते हैं, वही दहनशील पदार्थ है। जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, कागज, कपड़ा, ये सभी क्या है? दहनशील पदार्थ है। वहीं अगर हम बात करें जो हवा या ऑक्सीजन में नहीं जलते, उन्हें कहेंगे हम गैर दहनशील पदार्थ। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि कांच है, सीमेंट है, पत्थर है। तो क्या आपने पत्थर में आग लगते हुए देखा है? नहीं देखा है ना। तो पत्थर में आग नहीं लगती, क्योंकि वो क्या है? एक गैर दहनशील पदार्थ है। क्या है? गैर दहनशील पदार्थ है। तो यहाँ पर आप दो चीजें समझ गए हैं कि ये जो दो तरह के पदार्थ है, एक दहनशील और एक गैर दहनशील। दहनशील जिनका दहन किया जा सकता है, और गैर दहनशील जिनका दहन नहीं किया जा सकता। क्लियर है इतना? चलो, इतना आप समझ गए होंगे। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। GGIC फाजिलपुर। बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है? माइक ऑन कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम छनछन है। आप बताइए, हम यहाँ पर कौन सी क्लास का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? मैम 8th क्लास का साइंस हम्म, साइंस की बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। मैम हम पढ़ रहे हैं सॉरी बच्चों मैम, दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला। ठीक है, तो क्या आप बता सकती हैं कि दहनशील पदार्थ क्या होते हैं? मैम कागज मैम कागज हो गया, और पेट्रोल हो गया, हाँ, डीजल हो गया। ठीक है। मैम तो बच्चे, आप मुझे बताइए, क्या पत्थर एक दहनशील पदार्थ है? नो मैम। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आप बैठ जाइए। तो जैसे कि
अब हमें पता चल गया है कि दहनशील पदार्थ क्या होते हैं और गैर दहनशील पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, तो दहनशील पदार्थ जिनका दहन किया जा सकता है, यानी कि जिन जो आग पकड़ सकते हैं, जैसे कोई भी चीज है जो आग पकड़ सकती है वो क्या हो जाएगी, दहनशील पदार्थ हो जाएगी। जैसे लकड़ी है तो लकड़ी आग पकड़ सकती है, कागज है, कपड़ा है, तो ये सभी आग पकड़ सकते हैं, इसीलिए दहनशील पदार्थ। इसके अलावा जो आग नहीं पकड़ सकती उन्हें कहेंगे गैर दहनशील पदार्थ। अब आग कौन नहीं पकड़ सकते, किन में आग नहीं लग सकती, तो जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस भी किया, जैसे पानी है तो पानी पर आग नहीं लग सकती, तो पानी क्या हो गया, गैर दहनशील पदार्थ। वैसे ही कांच है, सीमेंट है, पत्थर है, ये सभी क्या है, गैर दहनशील पदार्थ है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ मटेरियल्स लिखे हुए हैं जिनको देख करके हमें बताना है कि कौन से कंबस्टिबल है और कौन से नॉन कंबस्टिबल है। यानी कि कंबस्टिबल का मतलब है दहनशील और नॉन कंबस्टिबल का मतलब है गैर दहनशील। तो हमें बताना है कौन से दहनशील है, कौन से गैर दहनशील है। तो अगर हम बात करते हैं लकड़ी की, तो लकड़ी क्या है, लकड़ी पर तो आग लग सकती है, तो लकड़ी क्या हो गया, दहनशील है। ठीक है, वही हम बात करते हैं पेपर यानी कि कागज, तो कागज पर भी आग लग सकती है, तो कागज भी क्या है, दहनशील पदार्थ है। वहीं हम बात करें आयरन नेल्स यानी कि लोहे की कील। ठीक है, आपने लोहे की कील देखी होंगी, कुछ इस तरीके से दिखती है, ऐसे दिखती है लोहे की कील, कुछ कुछ ऐसे ही दिखती है। ठीक है, तो ये जो आयरन नेल्स हैं जो लोहे की बनी हुई होती हैं, क्या इन पर आग लग सकती है, नहीं लग सकती ना, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं गैर दहनशील। तो वैसे यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे देखो यहाँ पर है मैच स्टिक यानी कि माचिस की तीली। तो क्या माचिस की तीली पर आग लग सकती है, हाँ लग सकती है, लगती है ना आग, लगती है, बिल्कुल लगती है। कैसे लगती है आग, जब हम उसको क्या करते हैं, माचिस के डिब्बे पर रगड़ते हैं, यानी कि फ्रिक्शन से उस पर आग लगती है। ठीक है, लेकिन आग लगती है, यानी कि ये क्या है, दहनशील पदार्थ है। वहीं अगर हम बात करें स्टोन पीस यानी कि पत्थर का कोई टुकड़ा, तो पत्थर के टुकड़े में क्या आग लगती है, जैसे कि अभी हमने देखा पत्थर के टुकड़े पर आग नहीं लगती, इसीलिए ये क्या है, गैर दहनशील पदार्थ है। तो यहाँ पर कई सारे पदार्थ हमने लिखे हुए हैं जिसमें से कुछ दहनशील है और कुछ गैर दहनशील है, तो आप एक बार इन्हें देख लीजिए। चलिए, तो ये क्लियर हो गया है इतना। यहाँ पर हमें समझ में आ गया है कि दहनशील पदार्थ कौन से हैं और गैर दहनशील पदार्थ कौन से हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है दहन के उत्पाद के बारे में बात करते हैं। यानी कि दहन की जब प्रक्रिया होती है तो कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, या क्या यहाँ पर उत्पाद का मतलब है प्रोडक्ट, क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर जब पढ़ा था, तो कोल और पेट्रोलियम में क्या देखा था कि कोयले के जो उत्पाद हैं उससे जो हमें उपयोगी उत्पाद मिल रहे हैं वो क्या क्या है, कोक है, कोलतार है, ठीक है, इसके अलावा कोयला गैस है। तो ये सभी कोल के क्या थे, उत्पाद थे। वैसे ही हम यहाँ पर दहन के उत्पाद देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, दहन के उत्पाद दहनशील पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो किस पर निर्भर करेंगे, जो हमारा दहनशील पदार्थ है उसकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं, यानी कि दहनशील पदार्थ कैसा है उसके अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकांश ईंधन हाइड्रोकार्बन है, यानी कि हम जिन ईंधनों का उपयोग करते हैं उसमें से ज्यादातर कैसे हैं, हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, तो बच्चों हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसे यौगिक, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें मीथेन है, तो मीथेन किससे मिलकर के बना है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन से मिलकर के बना है। तो क्या ये एक हाइड्रोकार्बन है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का मतलब देखो, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब तो कार्बन है, यानी कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनते हैं। ठीक है इतना, चलो आगे देखो, हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो यहाँ पर वही डेफिनेशन है जो अभी हमने कहा कि हाइड्रोजन और कार्बन से जो कंपाउंड बनते हैं, जो यौगिक बनते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें एलपीजी, तो एलपीजी तो सभी जानते हैं, यानी कि
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसका मुख्य घटक क्या है? इसका मुख्य घटक है ब्यूटेन। ब्यूटेन की अगर फॉर्मूले की बात करें तो C4H10 कैसा होता है? इस तरीके से C4H10। तो ये जो एलपीजी है, ठीक है, जो कि क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारा एक क्या है? दहनशील पदार्थ है या ईंधन है। तो ये एक फ्यूल है, ठीक है। इसका जब दहन होता है, इसमें देखो मुख्य रूप से क्या होता है? ब्यूटेन पाया जाता है। ब्यूटेन यानी कि C4H10। वहीं अगर हम बात करें प्राकृतिक गैस, जिसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल गैस, ठीक है। अब इसका जो मुख्य घटक है वो है मीथेन, ठीक है, या ब्यूटेन, ठीक। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। पेट्रोल आदि, तो ये सभी क्या है? उदाहरण है किसके? हाइड्रोकार्बन फ्यूल के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ऐसे ईंधन जलते हैं, कैसे ईंधनों की बात हो रही है? हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, या जिन ईंधनों का हम ज्यादातर उपयोग करते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी ईंधन, जो भी दहनशील पदार्थ हम ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, वो ज्यादातर कौन से हैं? वो ज्यादातर हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक होते हैं, ठीक है। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे। तो जब ये जलते हैं तो क्या बनाते हैं? क्योंकि हमें तो डिस्कस यही करना है ना, उत्पाद क्या बनाते हैं। जब किसी भी फ्यूल का या किसी भी ईंधन का दहन होगा तो उससे उत्पाद क्या बनेंगे, हमें तो मेन यही पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CO2, और पानी यानी कि H2O। तो जब ईंधन जलते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन फ्यूल जब जलते हैं, तो क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर रिएक्शन लिख सकते हैं। तो देखो ये हमारे पास मीथेन है। तो मीथेन का जब कंबशन होगा, जब ये मीथेन जलेगा, और जलेगा कैसे? हमने बात की थी कि कोई भी फ्यूल किसकी प्रेजेंस में जलता है, किसकी उपस्थिति में जलेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। तो ये जल रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। क्या बनाएगा ये? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ठीक है, चलो। तो ये है हमारे पास रिएक्शन कि ये जो फ्यूल है ये जल रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, और क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पर इस तरीके से आप लिख सकते हो कि मीथेन, मीथेन किसके साथ जल रहा है? ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड साथ में जल। हाइड्रोकार्बन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ साथ ऊर्जा के विभिन्न उत्पाद, सॉरी, ऊर्जा के विभिन्न रूप जैसे ऊष्मा, प्रकाश आदि भी उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, जब हम हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर ऊर्जा के विभिन्न रूप जैसे कि ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होते हैं। क्लियर है? तो चलिए एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। चलिए, तो इतना क्लियर है, इतना हम समझ गए हैं कि दहन के उत्पाद के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे कि हमारे ज्यादातर फ्यूल क्या है? हाइड्रोकार्बन है। और इन हाइड्रोकार्बन को जब जलाया जाता है, जैसे यहाँ पर मीथेन है, तो मीथेन का जब कंबशन किया जा रहा है, मीथेन का जब दहन किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्लियर है इतना? चलिए, इतना अब आप समझ गए हैं। तो GGIC फाजिलपुर, माइक ले लीजिए। बहुत डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप माइक ले लीजिए। यस मैम। बच्चों, जो हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? नो मैम। नहीं आ रहा समझ में? मैम चलिए, तो क्या आपको आपको क्या समझ में नहीं आ रहा? मैम नेचुरल गैस से समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, चलिए तो इसको हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। बैठ जाइए आप। ओके मैम। चलिए बच्चों,
तो हमने यहाँ पर देखा कि ज्यादातर फ्यूल क्या है, हमारे हाइड्रोकार्बन है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं एलपीजी है, हमारा एक नेचुरल फ्यूल है, ठीक है। तो एलपीजी किससे मिलकर के बना हुआ है, ब्यूटेन से बना हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही हमारा जो प्राकृतिक गैस है वो भी हमारा क्या है, एक फ्यूल है, और वो किससे मिलकर के बना है, मीथेन से या ब्यूटेन से मिलकर के बना हुआ है। वैसे ही पेट्रोल भी क्या है, हमारा एक फ्यूल है। तो अगर हम बात करें इनके अलावा भी क्या कोई फ्यूल होते हैं, हाँ होते हैं, जैसे लकड़ी है, मिट्टी का तेल है, ये सब भी तो हमारे फ्यूल है, ईंधन है ना ये सब भी। वैसे ही ये सब भी क्या है, ईंधन है, ठीक है। इतना क्लियर है कि ये सब क्या है, ईंधन है। कौन कौन से, जो हमारा एलपीजी है, प्राकृतिक गैस है और पेट्रोल है, ये सब ईंधन है। तो जब इन ईंधनों को जलाया जाता है तो क्या बनता है, वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो जब हम ईंधनों को जलाते हैं तो बनेगा क्या, तो अलग अलग गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम लकड़ी को जलाते हैं, तो जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, लकड़ी जलने के बाद क्या मिलता है, लकड़ी का कोयला मिलता है ना, होता है काले रंग का। इसके अलावा धुआं भी मिलता है ना, लकड़ी जब जलती है तो धुआं भी प्रोड्यूस करती है। वैसे ही ये ईंधन जब जलते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये ईंधन प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्लियर है, चलिए। तो ये ईंधन क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो जैसे हमने मीथेन के बारे में बात किया, ठीक है। तो मीथेन जो गैस है वो किसमें है, प्राकृतिक गैस में, ठीक है, इसमें पाई जाती है। तो इसका जब हम कंबशन करते हैं, इसको जब हम जलाते हैं तो ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये बनाता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी रिएक्शन थी जो हमने यहाँ पर पढ़ी है। चलिए, तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, दहन के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो देखो, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने दहन के बारे में ये पढ़ा कि दहन की प्रक्रिया होती क्या है ना। ऑक्सीजन के साथ कोई भी दहनशील पदार्थ प्रतिक्रिया करता है और क्या करता है, ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये तो हो गई दहन। फिर हमने बात की कि दहन जो है, अलग अलग पदार्थ होते हैं हमारे पास, एक दहनशील पदार्थ और एक गैर दहनशील पदार्थ। दहनशील पदार्थ जिनका दहन किया जा सकता है और गैर दहनशील पदार्थ जिनका दहन नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि दहन के क्या क्या उत्पाद होते हैं, यानी कि जब हम किसी भी पदार्थ का दहन करेंगे। अब ज्यादातर हम दहन किसका करते हैं, जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। ज्यादातर जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं हम उन्हीं का दहन करते हैं, जिसमें हमने देखा कौन कौन से हाइड्रोकार्बन, जैसे कि मीथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, अलग अलग हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। इनको जब हम जलाते हैं, इन हाइड्रोकार्बन को या ईंधन को, किसी को भी जब हम क्या करते हैं, दहन करते हैं, तो ये क्या गैस प्रोड्यूस करते हैं, ये क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। तो ये दो चीजें बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसके अलावा ऊर्जा के विभिन्न रूप भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे हीट और लाइट, ठीक है, यानी कि ऊष्मा और प्रकाश भी यहाँ पर उत्पन्न होता है। क्लियर है। अब हमें पढ़ना है कि दहन के प्रकार क्या क्या होते हैं, ठीक है। दहन हमने पढ़ लिया क्या होती है, कैसे दहन होता है ये भी देख लिया, और दहन के उत्पाद क्या क्या बनते हैं ये भी हमने देख लिया। अब हमें देखना है कि दहन के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो चलिए, तो दहन के दर के आधार पर दहन को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जिसमें हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, तीव्र दहन। तो पहले पार्ट को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है तीव्र दहन, एक है स्वतः दहन और तीसरा है विस्फोट। तो तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे कि तीनों क्या क्या होते हैं। तो चलिए, सबसे पहला है तीव्र दहन। अब अक्सर आपने जो दहन देखा है वो कैसा होता है, तीव्र दहन ही होता है। जैसे आपने क्या देखा होगा, घर में जब आप गैस ऑन करते हो तो गैस जलाते हो, ठीक है। उसमें आप क्या करते हो, बाहर से किसी माचिस या लाइटर की मदद से गैस को जलाते हो, चूल्हा ऑन करके गैस तभी तो जलेगा जब आप माचिस या लाइटर की मदद से जलाओगे। तो आप क्या देखते हो, जैसे ही आप माचिस की तीली गैस के बर्नर के ऊपर लेकर के जाते हो तो वो तुरंत जलने लगती है
है ना। ऐसे थोड़ा ना कि बहुत देर तक आप रखोगे तब वो जलेगी, ऐसा नहीं होता, तुरंत जलने लगती है। ठीक है, तो इसी दहन को कहा जाता है तीव्र दहन, जो कैसा होता है, एकदम तीव्रता से होता है। ठीक है, तो चलिए, दहन जिसमें बहुत कम समय में बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश निकलता है, यानी कि बहुत कम समय में बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश निकलता है, उसे कहा जाता है तीव्र दहन। जैसे कि हमने बात की एलपीजी, जैसे हमने बात की एलपीजी। एलपीजी क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम अपने घरों में सिलेंडर में यूज करते हैं। तो घरों में हमने देखा है सिलेंडर्स को, इस तरीके से सिलेंडर्स होते हैं घरों में। तो ये जो सिलेंडर्स होते हैं बच्चों, इनमें जो गैस भरी जाती है वो गैस कौन सी है, वो है एलपीजी गैस। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो सिलेंडर्स में भरी जाती है एलपीजी गैस। तो जैसे ही हम ये इसको ऑन करते हैं, ये कनेक्टेड होता है किससे, गैस से कनेक्टेड होता है। गैस से कनेक्टेड होता है। तो जैसे आप इसे यहाँ से ऑन करते हो और इसमें कोई क्या डालते हो, कोई बाहरी ऊष्मा इसे देते हो, जैसे लाइटर की मदद से या माचिस की मदद से, जब आप इसे जलाओगे तो ये तुरंत जलने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा समय नहीं लग रहा है दहन में, तो इस तरह के दहन को कहा जाता है तीव्र दहन। और यहाँ पर क्या होता है, बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। ठीक है, तो ये हो गया तीव्र दहन, जिसको हम कहते हैं रैपिड कंबशन। क्या कहा जाता है, रैपिड कंबशन। ठीक है, चलिए, तो इसके कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ये तो हमें समझ में आ गया कि जहां पर जो है बहुत कम समय लगता है और कम समय में बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश निकलता है, ये तो हम समझ गए। इसके अलावा कुछ और चीजें समझते हैं, जैसे कि इस दहन में हमें क्या देना होता है, बाहरी ऊष्मा देनी होती है। ऐसे नहीं कि हमने गैस ऑन कर लिया और वो अपने आप जलने लगेगा, अपने आप तो नहीं जलेगा, हमें बाहरी ऊष्मा देनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो रैपिड कंबशन होता है उसमें क्या देनी पड़ती है बच्चों, एक्सटर्नल हीट, यानी कि बाहरी ऊष्मा। ठीक है, एक्सटर्नल हीट देनी पड़ती है। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है हीट एंड लाइट। ठीक है, ऊष्मा और प्रकाश ये उत्पन्न करता है। क्लियर है, तो ये बात हो गई तीव्र दहन के बारे में, इतना आप नोट कीजिए इसे। चलिए, इतना समझ में आ रहा है कि रैपिड कंबशन यानी कि तीव्र दहन क्या होता है। तो जो एकदम से जहां पर दहन हो रहा है या तीव्रता से दहन हो रहा है, कम समय में बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश यहाँ पर निकलता है। ठीक है, यहाँ पर एक्सटर्नल हीट की आवश्यकता होती है, बिना एक्सटर्नल हीट के ये दहन की प्रोसेस कैसे होगी, दहन तो होगा ही नहीं ना जब तक एक्सटर्नल हीट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर हीट और लाइट प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि हीट और लाइट उत्पन्न होते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तीव्र दहन को ही थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने परिभाषा तो देख ली है, वह दहन अभिक्रिया जिसमें अल्प समय में, यानी कि कम समय में, अल्प समय में यानी कि कम समय में बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, उसे ही क्या कहेंगे, तीव्र दहन कहेंगे। अगला, तीव्र ऊर्जा को प्रतिक्रिया के लिए बाहरी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि क्या चाहिए होती है इसको, एक्सटर्नल हीट। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक्सटर्नल हीट, यानी कि बाहरी ऊष्मा ऊष्मा की इसको आवश्यकता होती है। अगला, दहन से बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होते हैं और ये तेजी से होता है, तेजी से होता है, इसीलिए नाम क्या है, तीव्र दहन। और बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश यहाँ पर उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब तक ईंधन उपलब्ध रहेगा,
दहन जारी रहेगा, है ना। होता है जब हम गैस ऑन कर लेते हैं तो गैस क्या होता है, जलता रहता है जब तक हम उसको बंद ना कर दे, ऑफ ना कर दे। अगर हम उसको ऑफ ही नहीं करेंगे तो वो हमेशा जलता रहेगा, कि जब तक पूरा जो सिलेंडर है वो खाली नहीं हो जाता तब तक जलता रहेगा ना। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब तक ईंधन उपलब्ध रहेगा दहन जारी रहेगा, जैसे ही ईंधन खत्म दहन भी खत्म। ठीक है, चलिए, तो जैसे आप कोई लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी कंटिन्यू जलती रहती है जब तक वो पूरी ना जल जाए या बीच में हम उसे बुझा ना दें। ठीक है, चलिए आगे। उदाहरण के लिए जब आप मोमबत्ती जलाते हैं, तो एक उदाहरण की बात करते हैं, जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तब हम माचिस की तीली से मोमबत्ती जलाते हैं तो ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह तब तक जलती रहती है जब तक मोम जलकर खत्म नहीं हो जाता, इसीलिए यह एक तेज दहन है। तो एग्जाम्पल की बात की, जैसे हम एलपीजी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि गैस कंटिन्यू जलता रहेगा जब तक जो एलपीजी पूरा सिलेंडर है वो खत्म नहीं हो जाता या हम उसको बंद नहीं कर देते। दूसरा, जैसे मोमबत्ती हम जलाते हैं तो मोमबत्ती क्या होती है बच्चों, तब तक जलती रहेगी, ठीक है, तब तक जलती रहेगी जब तक क्या नहीं हो जाता, जब तक या तो हम इसे बुझा ना दें, ठीक है, या तो फिर जब तक ये पूरी मोमबत्ती खत्म नहीं हो जाती तब तक जो है मोमबत्ती जलती रहती है। ठीक है, चलिए, तो समझ में आया तीव्र दहन क्या होता है। इसके कुछ पॉइंट्स भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, तो नोट कर लीजिए इतना। चलिए, तो इतना समझ में आ गया कि तीव्र दहन क्या होता है, कैसे होता है। इसके अलावा ये भी हमें पता चल चुका है कि दहन क्या है, दहनशील पदार्थ क्या होते हैं, दहन की अभिक्रिया होती कैसे है। ठीक है, इसके अलावा दहन के उत्पाद क्या होते हैं। अब दहन के प्रकार में हमने तीव्र दहन भी पढ़ लिया है, तीव्र दहन आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पर आपके लिए होमवर्क है। अब होमवर्क ये है कि आपको अपने आसपास देखना है, अलग अलग दहन की प्रक्रियाओं को ऑब्जर्व करना है और उसमें से कुछ एग्जाम्पल लिख के आने हैं तीव्र दहन के। ठीक है, कि उनमें से तीव्र दहन कौन कौन से हैं। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरा दहन जो कि है, अच्छा, ये एक एडिशनल पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है, ये एक एडिशनल पॉइंट जिसका नाम है जो है धीमा दहन। इस प्रकार का दहन बहुत धीरे धीरे और कम तापमान पर होता है। उदाहरण के लिए श्वसन, ठीक है, जो हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो क्या है, एक प्रकार का दहन ही है लेकिन कैसा, धीमा दहन है। तो धीमे दहन का एक उदाहरण है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं स्वतः स्फूर्त दहन की। स्वतः दहन जिसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। अब स्वतः दहन का मतलब क्या है कि जो दहन अपने आप हो रहा है। जैसे अभी तक हमने बात की थी तीव्र दहन की, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ रहा था, बाहर से कोई एक्सटर्नल हीट यानी कि बाहरी ऊष्मा देनी पड़ रही थी। ठीक है, कोई माचिस की मदद से या लाइटर की मदद से क्या करना पड़ रहा था, दहन हो रहा था। लेकिन स्वतः दहन में क्या होता है, कोई एक्सटर्नल हीट की आवश्यकता होती ही नहीं, अपने आप ही जलने लगता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यह है फास्फोरस। तो जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, इमेज में क्या दिखाई दे रहा है कि कोई चीज है जो जल रही है, तो ये क्या है, फास्फोरस है। फास्फोरस जैसे ही कमरे के तापमान पर आता है यानी कि रूम टेम्परेचर पर आता है, अपने आप ही जलने लग जाता है इस तरीके से। यानी कि यहाँ पर ना तो इसे कोई बाहरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है, किसी बाहरी ऊष्मा की आवश्यकता यहाँ पर इसे नहीं होती, अपने आप ही जलने लगता है। ठीक, चलिए, तो दहन जिसमें कोई पदार्थ स्वतः जलता है और बाहरी ऊष्मा की सहायता के बिना ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। तो अपने आप ही जलता है और बिना किसी आवश्यकता के ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। तो जैसे कि उदाहरण की बात करें फास्फोरस, जो कि हमें इमेज में दिखाई दे रहा है, रूम टेम्परेचर पर यानी कि कमरे के तापमान पर स्वतः जलता है, अपने आप ही जलने लगता है। क्लियर है, तो चलिए ये आप नोट कर लीजिए और इसका एग्जाम्पल भी। तो चलिए बच्चों, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।